सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं हिंदी अध्यापिका डॉक्टर महिमा बिश्नोई। आज का अपना विषय है कक्षा 9 हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 गद्यखंड पाठ 2 लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ये हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक हैं। यात्रावृत्त लेखन में इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। इन्होंने घुमकड़ी का शास्त्र रचा था। ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे 1893 में। इनका मूल नाम था केदार पांडे। इन्होंने अपना धर्म बदल लिया था 1930 में। श्रीलंका चले गए और इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इसके बाद इनका नाम बदला गया और इनका नाम रखा गया राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने जो यह प्रथम यात्रा की और यह उसी का ही एक छोटा हिस्सा है हमारा पाठ लहासा की ओर। उन्होंने यह यात्रा सन 1929 से 30 में की। उस समय हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन राहुल जी को तो ये यात्रा करनी ही थी। उनके एक मित्र थे जो भिक्षुक थे। उन्होंने साथ जाने का निर्णय बना लिया और भिखारी का नकली वेश धारण किया। इसी नकली वेश में इन्होंने अपनी यह पहली यात्रा की। भिक्षुक मित्र का नाम इस पाठ में इन्होंने सुमति रखा है, जिनके बारे में हम जान पाएंगे। लहासा की ओर शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। तो लेखक अपनी पहली यात्रा के बारे में लिख रहे हैं और बीच बीच में एक दो जगह उन्होंने अपनी दूसरी यात्रा से भी इसको कंपेयर किया है। तो ये अब बता रहे हैं कि 5 साल पहले उन्होंने जो दूसरी यात्रा की थी तब फरी कालिंपोंग का रास्ता बन चुका था। तो वे कह रहे हैं कि जिस रास्ते पे वे इस समय जा रहे हैं अपनी पहली यात्रा के समय, तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है और फरी कालिंपोंग का रास्ता तब खुला नहीं था। और यह रास्ता जो मुख्य रास्ता जिस पर इस समय पहली यात्रा में ये ट्रेवल करने जा रहे हैं, यह नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें तिब्बत भेजा करता था। तो इसी रास्ते से जाया करती थी, कहने का अर्थ है। और यह व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। यहाँ से केवल व्यापार के लिए ही वाहन नहीं जाते थे या सामान नहीं जाता था, बल्कि यह रास्ता सैनिक गतिविधियों के लिए भी यूज होता था। और ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने देखा कि रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जहां कभी चीनी पलटन रहा करती थी। तो इन्होंने देखा रास्ते के यहाँ वहां इधर से गुजरते हुए कि जगह जगह पे जो आर्मी के जो ऑब्जर्वेशन डेस्क होते हैं वो बने हुए हैं, चौकियां बनी हुई हैं, किले फोर्ट्स बने हुए हैं। और वे फोर्ट जिनमें कभी चाइनीज बटालियन रहा करती थी। और आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं और वो रास्ते में चलते हुए देख रहे हैं कि बहुत सारे मकान जो है वो जहाँ पर फौजी रहते थे वो सब टूट फूट चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जो फोर्ट है, जो चाइनीज फोर्ट जिसमें बताया था इन्होंने कि बटालियन रहा करती थी, ऐसे किले थे, तो उसके किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। उस एरिया में कुछ घर तो टूटे फूटे दिखाई देते हैं और कह रहे हैं कि कुछ घर जो अब तो चीनी सैनिक नहीं रहे, 1929 और 30 की बात बता रहे हैं कि जब वे गए इस रास्ते पर तो उन्होंने देखा कि वो जो घर थे जिनमें कभी फौजी चीनी रहा करते थे, अब उन घरों में कुछ घर तो टूट फूट गए और कुछ घरों में वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स होते हैं, जो वहां के किसान थे, जो किसानी करके अपना भरण पोषण करते हैं, उन्होंने अपना बसेरा बना लिया है। मीन्स वहां आकर अब रहने लगे हैं, आबाद हो गए, मतलब बस गए। ऐसा ही परतक के एक चीनी किला था, एक अबेंडन चाइनीज फोर्ट था, जहां पर ये चाय पीने के लिए रुके। अब आगे पाठ में बता रहे हैं कि तिब्बत जो देश है, जहाँ की राजधानी लहासा है, जहाँ ये जा रहे हैं यात्रा के लिए, तो वे कह रहे हैं कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। रास्ते दुर्गम हैं, मौसमी तकलीफें हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें आप अप्रिशिएट करेंगे, जो एक ट्रैवलर की हैसियत से बहुत ही सुकून वाली बात है। तो वे कह रहे हैं कि कुछ आराम की बातें भी हैं। और वे क्या है, जैसे वहां जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, जो कास्ट के ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट दे आर नॉट डिवाइडेड।
वहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, आप किस जाति के हैं कोई नहीं पूछेगा, कोई बॉदर नहीं करेगा। और कह रहे हैं कि छुआछूत का भी सवाल नहीं है, वहाँ कोई अनटचेबिलिटी वाली बात नहीं है। अब ये एज ए बैगर जा रहे हैं वहां पे, भिखमंगे का उन्होंने वेश धारण किया हुआ है, तो वे कह रहे हैं कि उसका भी इनको कोई वो नहीं है, एक भिखमंगा समझ के भी उनको ऐसा नहीं कि कोई दूर भगा रहा है उनको। और ना ही औरतों और पुरुषों में अंतर, ऐसा नहीं कि जो पुरुष है वो ही ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, नहीं, वहां की औरतें पर्दा भी नहीं करती। और ये पर्दा नहीं करती तभी होगा ना जब दोनों में समानता होगी, पुरुष और स्त्री को बराबर का स्तर दिया जाएगा। तो ये वहां के सामाजिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि तिब्बत का जो समाज है उसमें किस तरह से आप औरतों का भी स्थान देख रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये जो बताई, एक ट्रेवलर के लिए, एक यात्री की हैसियत है, इनको बहुत आराम के लिए कि वे वहां के जो लोग हैं वो अपने घर के भीतर, आप स्ट्रेंजर हो, आपको मना नहीं करेंगे अंदर आने के लिए। सिर्फ किनको मना करते हैं, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग जो है घर के भीतर इन घर के अंदर आने नहीं देते। और वह इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये चोरी करके कुछ ले जाएंगे। बेचारे वैसे ही वहां के लोग बहुत अमीर नहीं है, गरीब जैसे ही हैं, और ऊपर से कोई जो भी थोड़ा बहुत सामान है उसमें से भी कोई चुरा के ले जाए तो बेचारे वो तो सफर करेंगे ना, तो क्यों अंदर आने देंगे। तो उनको जो लगता है कि बहुत ही ज्यादा लोअर लेवल का भिखमंगा है या उससे चोरी का डर है, उसको अंदर नहीं आने देते। बाकी आप घर के बिल्कुल भीतर चले जा सकते हैं। और ये आगे बता रहे हैं कि आप चाहे कि आप बिल्कुल स्ट्रेंजर हो तब भी घर की बहू यानी घर की जो लेडी है वो या फिर उसकी सास आपके लिए चाय पका कर दे देगी। आप उसको अपनी झोली में से, झोली क्या होती है, जो आंचल, जो कपड़ा होता है, धोती पहनी होती है भिक्षु ने या किसी ने, तो उसमें उसके कोने में कहीं कपड़ा जो है, ओढ़ा हुआ कपड़ा, उसको आगे कर देते हैं तो वही झोली होती है। तो अपनी जो झोली में आपने चाय बांध के रखी है उस चाय में से आप उसको दे दीजिए और वो आपके लिए पका देगी, उसको कुक कर देगी। और ये चाय वो नहीं जो हम यहाँ पीते हैं, दूध की या लेमन टी और ये सब, ये चाय है बटर टी, मक्खन की चाय। वहां सर्दी बहुत होती है ना, तो इसको ख्याल में रखते हुए ये बहुत ही पौष्टिक है। तो ये बता रहे हैं कि मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय को चोंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग का बना के मिट्टी के, जो क्ले का एक पॉट होता है जिसमें एक नोजल होती है, टोटी का मतलब तो होता है टैप, उस क्ले पॉट को वो खोटी कहते हैं, तो उसमें रख के आपको दे देगी। और यदि बैठक मीन्स लिविंग रूम, अगर बैठक जो है वो चूल्हे से दूर है जहाँ पे ये कुक कर रही है चाय, तो आपको ऐसा लग रहा है, डर है कि आपका जो दिया हुआ मक्खन और जो सामान है वो पूरा नहीं डालेगी, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर बना के उसको ला सकते हो। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर उसमें नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। तो उतना टाइम तक आप वहाँ पे किचन में जहाँ पे ये पक रही है वहाँ पे रुक सकते हो। कहने का अर्थ है वहाँ पे कोई स्ट्रेंजर्स से यूजुअली डरता नहीं है और चाय वगैरह बना के दे देते हैं, तो ये यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है। अब आगे बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष चीनी किले से जब हम चलने लगे, चाय पी के जब वो निकलने लगे वहां से, तो एक आदमी उनसे राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठे उसे दे दी। दोनों चिट्ठे कौन सी? जो परमिशन स्लिप इन्होंने मजिस्ट्रेट से ली थी। और ये परमिशन स्लिप इनको एक पुल है एक गांव का, उसको क्रॉस करने के लिए चाहिए होती थी। तो ये चिट्ठे जो स्लिप्स थी, परमिशन स्लिप्स, ये जो उनके साथ बहुत भिक्षु थे सुमति, उसके कारण इनको मिल गई थी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में, लास्ट जो विलेज था थोंगला के पहले का, उधर पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति की जान पहचान के आदमी थे, क्योंकि सुमति एक बहुत भिक्षु है, तो उनके पहचान के बहुत लोग थे। उनके यजमान भी थे जो उनको मान देते थे, उनको अपने घर बुला के उनको खिलाया पिलाया, उनकी खातिरदारी किया करते थे। और भीखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और कह रहे हैं क्योंकि सुमति की जान पहचान के आदमी थे, इसीलिए हम जो वेश था उनका भीखमंगों का था, भिखारी का था, उसके बावजूद अच्छी जगह उनको ठहराया गया। और अब ये कंपेयर कर रहे हैं अपनी दूसरी यात्रा का, जो इन्होंने 5 साल के बाद की थी, तिब्बत की यात्रा। तो कह रहे हैं कि जब 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और हम भिखमंगे नहीं थे, तब हम एक डिसेंट ट्रैवलर की तरह थे, घोड़ों पर सवार होके आए थे, तब उस समय हमें किसी ने ठहरने के लिए जगह ही नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। तो
कह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं 5 साल में लोगों की मनस्थिति में या मानसिक उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है कि भी यात्रियों को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाए या जो भी है, उनके जो व्यवहार में इतना अंतर आ गया कि जब हमारे वेशभूषा हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, हम भिखमंगे जैसे लग रहे थे, तब भी हमें इतनी अच्छी जगह उन्होंने सम्मान के साथ रुकने दिया। और जब अब हमें 5 साल बाद जब इसी जगह आए हैं, सेम जगह, तो वहां पे हमें कोई रुकने के लिए जगह नहीं दे रहा। अब ये अपना एक लॉजिक दे रहे हैं कि बहुत कुछ ये जो बातें होती हैं, डिफरेंस आ जाता है लोगों के बिहेवियर में, ये उस वक्त की जो जिस टाइम हम पहुंचे हैं उस समय उनकी मेंटल स्टेटस क्या है इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप शाम के वक्त पहुंचो तो शाम के वक्त चंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। जैसे भांग जैसा जैसे नशा करते हैं, इस तरह का एक वो पदार्थ होता है जिसे पी के ये नशा करके सो जाते हैं शाम के वक्त। तो अगर शाम के वक्त आप ऐसे समय पे पहुंचेंगे जब आधे होश में है, तो कौन देगा आपको रहने की जगह। तो यही कह रहे हैं कि शायद ये किस समय हम उनसे व्यवहार करते हैं, किस समय उनसे मिलते हैं, ये भी शायद टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता हो कि उनकी मेंटल स्टेटस क्या है, उनका एटीट्यूड उस समय क्या रहेगा। अब अगले हिस्से में बता रहे हैं कि अब हमें सबसे विकट, सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है हमारी यात्रा का, जो सबसे ऊंचाई पर है, डांडा ऊंचाई वाला स्थल जो है वो थोंगला, उसको पार करना था। और डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, सबसे ज्यादा डेंजरस जो ट्रेवलिंग पॉइंट्स होते हैं यही होते हैं। 16-17 हजार फीट, 16-17,000 फीट की ऊंचाई होती थी उनकी। और क्या होता था, क्योंकि इतना ऊंचे पे हैं तो दोनों तरफ मीलों तक, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, कोई गांव नहीं, कुछ नहीं। तो नदी और ऐसे स्थान, ऐसी जगहों पर ऐसे स्थान जहाँ पे नदियां मुड़ रही हैं और पहाड़ों के कोने हैं, कॉर्नर जो है, वहां तो और भी ज्यादा खतरनाक जगह कह रहे हैं, क्योंकि दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता। अगर उस स्थान पे कोई आदमी है तो आप दूर से देखना भी चाहो तो आपको आइडिया नहीं लगेगा यहाँ पे कोई आदमी होगा। और डाकू जो होते हैं, जो लूटते हैं राहगीरों को, ट्रेवलर्स को, उनके लिए ये सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए कोई भी विटनेस नहीं बचेगा, कोई है ही नहीं किसने देखा कौन है, और ना तो ट्रेवलर्स को भी आइडिया होगा कि यहाँ से डाकू निकल सकते हैं। तो तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, अब ये वहां की जो स्थिति बता रहे हैं कि तिब्बत के अंदर अगर किसी गांव में खून भी हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो खूनी को सजा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग हैं, किसी ने देखा होगा, कोई आपको कोई गवाही दे सकता है कम से कम। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कौन परवाह करता है? कोई परवाह, नोबडी बॉदर्स। ये जो निर्जन स्थान है, निर्जन मतलब जहाँ कोई इंसान नहीं, कोई आदमी नहीं, विदाउट जन लोग। तो ऐसे सुनसान स्थान पे जहाँ कोई बंदा नहीं, परिंदा नहीं, तो ऐसे स्थान पर अगर कोई आदमी मर जाता है तो कौन उसका बॉदर करेगा? सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को या पुलिस को उतना पैसा नहीं देती कि जाओ इन्वेस्टिगेशन करो इस पे, क्यों करेगी? और दूसरी बात, वहां पे सबसे बड़ी बात जो है वो वहां पे कोई विटनेस भी नहीं मिलेगा कि किसने किसको मारा। डकैत जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई विटनेस छोड़ते ही नहीं है, पहले आदमी को मारते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है या नहीं। तो जान की तो कोई कीमत ही नहीं है, हथियार का कानून ना रहने के कारण। अब ये बता रहे हैं कि तिब्बत में जब वे फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे थे 1929-30 में, तो उस समय वहां पर हथियार से रिलेटेड, आर्म्स से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं था। तो लोग वहां पर सुरक्षा के लिए लाठी की जगह, डंडे की जगह पिस्तौल या बंदूक रखते थे। पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे, सबके पास मिल जाएंगे, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है, हर कोई जो भी अफोर्ड कर सकता था वो रखता था। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, क्योंकि आपके पास नहीं है बंदूक तो दूसरे के पास तो है, पता नहीं वो उसको कब गुस्सा आ जाए, क्या बात हो जाए, झगड़ा हो जाए, वो मार दे। तो अपनी सुरक्षा के लिए भी, न केवल डाकुओं से, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी रखनी पड़ती थी। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया, किसी का मर्डर हो गया, और हम तो खून की उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। तो वे कह रहे हैं कि जो ये फर्स्ट जर्नी इन्होंने ऐसे बैगर का वेश धारण करके की थी, उसमें इनको खून से इतना, अपने मर्डर से उतना नहीं था डर, क्योंकि इनको भिखमंगा देके कौन मारेगा। और फिर भी वो सावधानी रखते थे कि जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, जिनको लगता है कि ये जो है डाकू जैसे लोग हैं, तो अपनी टोपी उतार कर
जीभ निकालकर ये जो लेखक हैं वो ऐसी एक्टिंग करने लगते, कुछ ही 1 पैसा, मतलब हम पे दया करो, हमें 1 पैसा दे दो, कहते भीख मांगने लगते, जिससे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी इन पर शक ना करें कि ये ट्रैवलर हैं, ये सोचें कि हाँ भाई ये तो भीख मंगे ही हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, अब पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, है ना, पीठ पर सामान लेके इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ते। चढ़ाई तो हमेशा मुश्किल होती है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आप चढ़ते हो तो। और अगला पड़ाव 16-17 माइल्स से कम नहीं था, इतना दूर था। नेक्स्ट जो उनका रुकने की जगह थी, पड़ाव था जहां इन्होंने रुकने का तय किया था, वहां तक पहुंचने के लिए इनको 16-17 मील चलना, तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो उन्होंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर के लिए 2 घोड़े कर लो। यूजली ऐसे एरियाज में घोड़े मिल जाते हैं, घोड़े हायर करने पड़ते हैं, तो सामान भी रख लो तो और चढ़े चलेंगे, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। तो उसने मान लिया। तो दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, 2 घोड़े लिए, घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले, यानी जो ऊंचाई का स्थान था उससे पहले इन्होंने एक जगह चाय पी और फिर आफ्टरनून के टाइम पे डांडे के ऊपर जा पहुंचे। अब ये समुद्र तल पे, अभी डांडे के ऊपर जो ऊंचाई है वहां पे पहुंच गए हैं। अब ये बता रहे हैं कि वहां पर सी लेवल से 17-18 फीट की ऊंचाई पर अब ये खड़े हैं। नाउ यू कैन इमेजिन, जैसे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके दक्षिण की तरफ, यानी जैसे आप खुद को सोचिए कि ऐसी जगह पे खड़े हो, तो जो सदर्न साइड है वहां से ईस्ट से लेके वेस्ट तक हिमालय की हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मतलब ऐसे दूर दूर तक सफेद रंग की चोटियां हिमालय रेंज के माउंटेन्स की दिखाई दे रही थी। भीटे की ओर दिखने वाले, अब जब वो देख रहे हैं दूसरे ऊंचे टीले की तरफ, भीटा मीन्स वो टीला होता है ऊंचा, तो उस तरफ दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। मतलब वहां पे ना कोई बर्फ थी ना कोई हरियाली, सपाट एकदम, मिट्टी वाले पहाड़ बोलते हैं ना हम लोग, जैसे मिट्टी और चट्टान जैसे पत्थर के पहाड़, तो वैसे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। अब नॉर्थ की तरफ देखिए, तो नॉर्थ की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई दे रही थी। अब आगे ये बताते हैं कि सर्वोच्च स्थान पर, सर्वोच्च मीन्स सबसे ऊंचा, सर्व प्लस उच्च, तो सर्वोच्च स्थान पर डांडे के स्थान के देवता का स्थान था। अधिकतर जितने भी पहाड़ होते हैं उनमें उनकी देवी देवताओं के जो मंदिर होते हैं वो सबसे ऊंची जगह पर ही बनाए जाते हैं, तो यहाँ भी इनके देवता का स्थान सबसे ऊंचे स्थान पर था। और यहाँ क्या था, पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग, हॉर्न्स जो होते हैं, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया स्थान था। और आपने देखा होगा जो बौद्ध धर्म है उसमें रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों का बहुत महत्व होता है, तो ऐसी झंडियां आपको अक्सर दिख जाएंगी। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब वहां सर्वोच्च स्थान से अब ये उतराई पर चलना शुरू कर दिया। अब उतराई पर तो चलना आसान होता है, चढ़ाई जरूर मुश्किल होती है। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। इनको था कि जो आगे पीछे और भी लोग होंगे जो जा रहे होंगे रास्ते में। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। अब जो लेखक है उनके पास जो घोड़ा था वो थोड़ा सुस्त था, तो धीरे चल रहा था। मैंने सोचा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा होगा कि अब ये इतना चढ़ा है, शायद इस वजह से इसको थकावट हो गई है। तो इन्होंने उसको मारा वारा नहीं तो क्या होता है, वो चाबुक से उसको मारो या पांव से उसको मारेंगे तो वो थोड़ा सा चलेगा आगे। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, यानी लेखक अपने जो मित्र थे उससे बहुत पीछे रह गए। और मैं डॉन कीवोस्तो की तरह, डॉन कीवोस्तो कौन है, एक स्पेनिश नॉवल है, उसका हीरो जो हमेशा घोड़े पे चलता है, तो उसकी तरह चला जा रहा था। और इनको ये समझ में नहीं आ रहा था, इतना स्लो चल रहा था घोड़ा कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। और जब भी वे उसको आगे जाने के लिए जोर लगाते तो वह और ढीले चलने लगता और सुस्त पड़ जाता, लेजी हो जाता। एक जगह वो ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां से 2 रास्ते आगे निकल रहे थे। अब बेचारे क्या करें, उनके साथ वाले तो सब बहुत आगे हैं, किससे पूछें, कोई आसपास था नहीं कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं। तो अब लंकोर का रास्ता, उस समय तो ऐसे कोई आपके नक्शे वक्शे हाथ में लेके नहीं चले होंगे, तो उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने अपने अंदाजे से लेफ्ट साइड का रास्ता पकड़ा और निकल लिए उस रास्ते पर। अब वो 1.5 मील
चल लिए होंगे, मील 1.5 मील अप्रोक्सीमेट चल लिए। और वहां जाके जब उनको लगा कि भैया पूछ ही लूं किसी से, तो उन्होंने पूछा किसी घर में, तो उन्हें पता चला कि लंगकौर का तो रास्ता दाहिने वाला था, राइट वाला था, ये गलत रास्ते पे आ गए। फिर उसी पॉइंट पर ये वापस आए, उतना ही मतलब दोबारा चले उल्टा। अब उस पॉइंट पर आने के बाद फिर उन्होंने राइट साइड का रास्ता लंगकौर के लिए लिया। अब वहां तक पहुंचते पहुंचते वे जब गांव से कोई मील भर की दूरी पर पहुंचे हैं, तब उन्होंने देखा कि सुमति उनका इंतजार कर रहा है और इस समय शाम के 4-5 बज चुके थे। अब सुमति को तो गुस्सा आएगा, इतनी देर कहाँ हो गई। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। लेखक लिख रहे हैं, अब तो वह पूरे गुस्से में था, तो गुस्से के मारे और भी लाल हो रहा था। तो ऐसा वर्णन कर रहे हैं उसके गुस्से भरे चेहरे का। उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, मतलब मैंने 2 टोकरी जो उपले हैं वो जला दिए। तो ये एक तरह का ईंधन है, कंडे जो काऊ डंग से बनाया जाता है, उसको सुखा के। तो 3-3 बार चाय को गर्म किया कि तुम आ रहे हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ और तुम इतनी देर से आ रहे हो। तब लेखक ने बहुत नरमी से जवाब दिया, मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे कैसा घोड़ा मिला है मुझे, कितना सुस्त है। मैं तो सोच रहा था कि मैं रात को पहुंचूंगा, रात को पहुंचने की उम्मीद रखता था, अब शाम को पहुंच गया हूँ। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। अब लंगकौर पहुंच गए। लंगकौर में वे एक अच्छी जगह ठहरे थे, क्योंकि सुमति की जान पहचान थी, यहाँ भी उसके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया। सत्तू एक तरह का पाउडर होता है जो जौ को रोस्ट करके बनाया जाता है। तो चाय के साथ सत्तू खाया इन्होंने और फिर रात को इनको गर्मा गर्म थूकपा मिला। एक तिब्बत की एक डिश है थूकपा। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, उसकी काफी पॉपुलैरिटी रही होगी क्योंकि बहुत भिक्षु है। कपड़े की पतली पतली चिड़ी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। गंडे जो मंत्र वगैरह लगा के कपड़े के बनाए हैं इन्होंने, क्योंकि बौद्ध गया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर, ये बौद्ध गया से कोई कपड़े लाए होंगे, उसके गंडे बनाए होंगे और वो बांट रहे होंगे अपने यजमानों के बीच। तो एक तरह से ये प्रसाद की तरह है। तो अब वहां से वो खत्म हो जाने के बाद भी ये जो सुमति हैं वो किसी कपड़े से बौद्ध गया का गंडा बना लेते थे और अपने यजमानों को देते थे। अब वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे जो उस एरिया में थे। तो इन्होंने सोचा, अब लेखक ने सोचा भाई ये इस तरह से अपने यजमानों से यहाँ वहां मिलता रहेगा तो ये तो बहुत टाइम लगेगा, हफ्ता भर तो ये उधर ही लगा देंगे। तो उन्होंने कहा, भाई सुमति, जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, ये जो तुम प्रसाद लाए हो, ये जो मंत्र वाला कपड़ा है, ये तुम बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए तो मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने एक्सेप्ट कर लिया। ओके चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया कौन होता है? जो सामान उठाता है। तो जैसे कुली होते हैं यहाँ पे, तो भरिया जो सामान उठाता है, तो बाहर भाग, तो उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की कि हमारा सामान कोई उठाने वाला मिल जाए तो हम आगे का रास्ता भी तय कर लें जरा, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब तो 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। लेखक कह रहे हैं तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है, क्योंकि जो ऐसे एरियाज होते हैं वहां पे धूप एकदम सीधी पड़ती है और थोड़ी धूप भी बहुत तेज सीधी धूप लगती है, सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं और लगती तो बहुत तेज थी, लेकिन हम उस धूप से बच सकते थे। वे कह रहे हैं कि थोड़े से भी मोटे से कपड़े से हम सिर को ढक लेंगे, कवर कर लेंगे तो गर्मी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं साथ में। अब आप अपनी स्थिति बता रहे हैं कि इस समय उनकी स्थिति क्या थी कि सूरज की तरफ मुंह करके उसकी डायरेक्शन में तो वो चल रहे थे, उनको चलना पड़ रहा था, वो रास्ता ही उनका था इस प्रकार का। अब 2 बजे, दोपहर के 2 बजे कितनी तेज धूप होगी। ललाट यानी फोरहेड धूप से जल रहा है, क्योंकि आप सूरज की तरफ फेस करते हुए चल रहे हो, सूरज आपके मुंह पे सीधा पड़ रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है और पीछे की तरफ जो है ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, यानी अपना अपना सामान रखा, अपनी पीठ पर बैकपैक की तरह पूरा लगा लिया, फिर डंडा हाथ में लिया और चल पड़े।
यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में थे, जबकि सुमति के परिचित जो नोन पर्सन थे, जो जानने वाले थे, जान पहचान वाले, तिंगरी में भी थे, लेकिन वह किसी और से भी मिलना चाहता था। वह यजमान से एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना करके इस शेखर विहार की ओर चलने के लिए उन्होंने लेखक से कहा कि मुझे शेखर विहार जाना है, मुझे किसी और से भी मिलना है। तिब्बत की जमीन कैसी है? तिब्बत की जो जमीन है, जो तिब्बत है, वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटा हुआ है। तो वहां की जो जमीन है वो बटी हुई है। तो इन जागीरों में, और उस एरिया को, जो एक एरिया का जो जागीरदार है, उसकी अपनी जागीर में वही खेती वगैरह भी कराता है। और ये जो खेती वगैरह का जो हिस्सा होता है वह मठों को जाता है। तो एरिया वाइज मठ भी हैं, जो बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उनको बौद्ध विहार भी कहते हैं हम। तो वहां पे ये सब जो है इनका हिस्सा भी जाता है, क्योंकि उनका फिर काम कैसे चलेगा? भिक्षु तो भीख ही मांग के गुजारा करते हैं ना, मतलब भिक्षा मांग के करते हैं गुजारा। तो वे कह रहे हैं कि जो खेती बाड़ी का हिस्सा उनके हाथ में भी जाता था। तो जो अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार खेती कराता था, और उसके लिए वो खेती की इंतजाम देखने के लिए वहां जो भी विहार के अंडर में वो एरिया आता है वहां से भिक्षु भेजा जाता था। और वह भिक्षु जो होता था वो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस वहां पर होती थी। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी कराता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। बेगार क्या है? बेगार एक तरह का तरीका है काम करवाने का, तो प्रथा कह लीजिए उसको। जो 1929 में इसके अगेंस्ट आंदोलन भी चले थे। अंग्रेज भी बहुत इसका फायदा उठाते थे बेगार प्रथा का। इसमें क्या होता था, जो भी संपन्न लोग हैं, जमींदार हैं, जागीरदार हैं, वो जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, तो उनको काम में लगा देते थे, उनसे काम ले लेते थे, लेकिन उनको मेहनताना नहीं देते थे, पारिश्रमिक नहीं देते थे, उनको कोई मजदूरी नहीं देते थे। तो ऐसे लोग वहां पे भी मिल जाते थे जिनसे ये काम करवाया करते थे। अब जो बता रहे हैं कि खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां भिक्षु भेजा जाता था कि भी देखें कैसी हो रही है खेती। और जो शेखर की खेती, जो शेखर विहार के अंडर में जो आता था एरिया, उसकी खेती के जो मुखिया थे, मुखिया भिक्षु नाम से, वहां उनसे मिले। जब लेखक उनसे मिले तो उन्हें लगा ये तो बहुत ही भद्र पुरुष है, बहुत ही डिसेंट पर्सन है, और उससे वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था। ऐसा उन्होंने, लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने भिखमंगे का वेश धारण किया हुआ था। उनके कपड़े ऐसे नहीं थे कि कोई उनका आदर करता या उनके साथ अच्छा व्यवहार करता। उनको ऐसा महसूस हुआ लेखक को कि शायद ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। और जब उन्होंने बहुत ही प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार किया, उनसे प्रेम से मिले, तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अरे, मेरा तो वेश ऐसा नहीं है, फिर भी मैं भेष ऐसा नहीं है, या फिर भी ये मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं। तो उनको अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने उस भिक्षु को भद्र पुरुष कहा। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन के जो अनुवाद थे उनकी हस्तलिखित 103 पोथियां यानी बुक्स रखी हुई थी। मेरा आसन वहीं लगा। अब बुक्स देख के लेखक को तो पढ़ने का बहुत शौक है, तो लेखक ने किताबें देखी तो उन्होंने तो बस वहीं पे आसन जमा लिया, मतलब वहीं पे बैठ गए। वो तो उनको इतना आकर्षण लगा उन किताबों में, और वे किताबें भी इतनी अच्छी थी कि वो बड़े बड़े मोटे कागज पर अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी। और एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी, इतनी हैवी थी। एक शेर होता है अप्रोक्सीमेट 1 kg, तो 1 किलो से थोड़ा कम एक शेर होता है। तो एक 15-15 शेर से कम एक किताब नहीं होगा। और 103 थिंक कितनी ज्यादा वहां पे किताबें दिख रही होंगी। तो सुमति ने फिर अपने आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो लेखक से पूछा कि मैं चला जाऊं उनके पास, मिल लाऊं उनसे? तो लेखक ने कहा हाँ हाँ जाओ। क्यों? क्योंकि मैं आप पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर घुस गए थे। कहने का अर्थ है कि वे उन पुस्तकों को पढ़ने में बिजी हो गए थे, पढ़ने में लीन हो गए थे, उन पुस्तकों में खो गए थे कि भी वो उन्होंने पुस्तक देखना, पोथियों को देखना, खोलना, देखना, पढ़ना शुरू कर दिया था। तो उनका बस मन उसी में रम गया था। तो इसलिए उन्होंने कहा हाँ हाँ जाओ 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 जाओ, आप मिलाओ अपने यजमानों से। दूसरे दिन वह गए और मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए।
लेखक ने सोचा मैं आराम से किताबें पढ़ूंगा, 2-3 दिन इनको अपने यजमानों से मिलने में लगेंगे, तब तक मैं किताबें पढ़ूंगा आराम से। लेकिन हुआ क्या, वे तो उसी दिन दोपहर के बाद ही आ गए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु जो नम से थे उनसे विदाई लेकर हम निकल पड़े आगे की यात्रा के लिए। तो आशा है आपको यह